नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी विजय संकल्प यात्रा वर्सेस पोल खोल अभियान की। स्वागत है भाई, स्वागत है। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच एक और जहां बीजेपी राज्य में 4500 किलोमीटर की विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार की पोल खोलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस भाजपा की पोल खोल अभियान के तहत जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बीजेपी की पोल खोलेगी और 19 दिसंबर से कांग्रेस पोल खोल अभियान की शुरुआत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद पिथौरागढ़ से अभियान की शुरुआत करेंगे। और कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में जनता के पास जाएगी और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही जनता को करोड़ों की सौगात देकर डबल इंजन की ताकत का एहसास करा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश सरकार और केंद्र के सहयोग से राज्य में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रही है। इसके लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा राज्य की 4500 किलोमीटर तक जाकर केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। पावन तट से हम आज संकल्प लेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आज आने वाले हैं और उस यात्रा को आज प्रारंभ करने वाले हैं। इसी तरह से यात्रा पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, आज हमारी सेनाओं का सम्मान हो रहा है, हर दृष्टि से आज हमारे सभी धार्मिक स्थलों का, चाहे वो हमारे केदारनाथ केदारपुरी हो, चाहे हमारा बद्री धाम हो, या हमारा आज बाबा विश्वनाथ काशी की काशी नगरी हो, या हमारा अयोध्या धाम हो, हर जगह पर धर्म के उत्थान का काम हो रहा है। इन सब बातों को लेकर जो राज्य सरकार ने काम किए हैं वो, और जो हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के कल्याण के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए जो काम कर रही है, हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाएंगे और विजय का संकल्प। एक और भाजपा विजय संकल्प यात्रा के तहत जनता तक केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को लेकर जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। इसके लिए कांग्रेस भाजपा की पोल खोल अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 19 दिसंबर से कांग्रेस पोल खोल अभियान की शुरुआत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद पिथौरागढ़ के मूनाकोट से अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। तो वहीं यूकेडी का आरोप है कि दोनों ही दल चुनावी साल में अभियान चलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जबकि भीतरी तौर पर दोनों ही दल मिले हुए हैं। इस सरकार के जो कमजोरियां हैं, जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में है, जो विकास के साथ धोखा हुआ है, जो उत्तराखंड की उपेक्षा हुई है, जो हमारे लिए एक हास्यास्पद स्थिति खड़ी की गई है। कुंभ के मेले में सारे राज्य को हंसी का पात्र बना दिया गया। टेस्टिंग घोटाले और जिस तरीके का मैनेजमेंट हुआ, और उस मैनेजमेंट से सारे देश में संदेश गया कि कोरोना 2 के लिए उत्तराखंड का कुंभ जिम्मेदार है। वो हमारा बड़ा भारी अपमान था उत्तराखंड का। तो हम इन सब चीजों को लाएंगे
और इनको उजागर करेंगे, इनको लोगों के सामने लाएंगे। और उसके लिए मैं शुरुआती तौर पर खुद 7 भाजपाई ढोल की पोल खोल, भाजपाई ढोल की पोल खोल सभाएं करूंगा, बड़ी सभाएं करूंगा। ये 5 साल तक चुप रहते हैं, 5 साल तक चुप रह के लूटते हैं प्रदेश को, और चुनाव के दौरान ये सब नाटक और ये प्रपंच करते हैं। ये दोनों की पुरानी आदत है। ये 5वां इलेक्शन होने जा रहा है। 4 इलेक्शन में 2 बार भाजपा जीती, 2 बार कांग्रेस जीती। एक दूसरे के घोटालों की पोल खोलेंगे कहा, आयोग भी बनाया। आज तक एक आयोग की रिपोर्ट आपने देखी? आज तक एक चपरासी को भी सस्पेंड होते हुए देखा नहीं, क्योंकि इन्होंने घोटाला करना है, उजागर नहीं करना है। तू भी खा ले, मैं भी खा ले, मिली भगत। कुल मिलाकर चुनावी साल में सभी दल जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सभी की कोशिश है कि 2022 में जीत का स्वाद चखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव के समय में नेताओं को याद आने वाली जनता इस बार मिथक को तोड़कर राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएगी? क्या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे सत्ता का स्वाद चख पाएगी? क्या कांग्रेस पोल खोल अभियान के सहारे बीजेपी के खिलाफ माहौल बना पाएगी? क्या बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की जीत की यात्रा सुनिश्चित कर पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो विजय संकल्प यात्रा वर्सेस पोल खोल अभियान की शुरुआत हो चुकी है और देखना होगा कि 2022 में सत्ता का स्वाद कौन चख पाता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बीना जोशी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और उमा सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ। और यूकेडी की वरिष्ठ नेता हैं, यूकेडी के पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी मेहमानों के पास हम चलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो देवभूमि के दंगल की शुरुआत करेंगे। और उससे पहले ये तस्वीरें आपको हम फिलहाल दिखा रहे हैं। पोल खोल अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं देवभूमि के दंगल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, बीना जोशी जी, उमा सिसोदिया जी और पीसी थपलियाल जी। आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है। बीजेपी ने ये संकल्प ले लिया है कि 2017 में विजय का जो स्वाद है, जो सत्ता का स्वाद है, उनको चखने को मिलेगा। लेकिन एक तरफ हरदा है जो पोल खोलने पर लगे हुए हैं। सबसे पहले सवाल जो है वो मेरा बीजेपी के प्रवक्ता है संजीव वर्मा जी, उनसे है। संजीव जी, ये बताइए कि आपने संकल्प तो ले लिया है विजय का, लेकिन क्या आपकी ये विजय संकल्प रैली आपको सत्ता का स्वाद चखा पाएगी? संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। आप अपना फोन अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन पाएं। संजीव जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस की भी प्रवक्ता हैं बीना जोशी जी। बीना जी, आप बताइए, पोल खोल अभियान की आपने शुरुआत कर दिया, लेकिन क्या बेरोजगारी और महंगाई का सहारा लेकर आप इस बार सत्ता में वापसी कर पाएंगी? हम लोग जिस तरीके से आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है और महिलाएं असुरक्षित है, महंगाई चरम पर है, और ये सब देखते हुए आज ये उत्तराखंड देवभूमि की जनता इन सबसे त्रस्त हो चुकी है। भाजपा सरकार से इतनी परेशान है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2022 में हम पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा युवा इतना परेशान है आज, देखिए बेरोजगारी के कारण हर घर का बच्चा पड़ा हुआ अपने घर पे है, वो ये सोच रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा। जब भाजपा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य नहीं बना सकती, हमारी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती, महंगाई को नियंत्रण में नहीं रख सकती है, तो ये देवभूमि का क्या भला करेंगे। इन्हें तो अपना झोला झंटी बात करके अब घर की तैयारी करनी चाहिए इनको अपने।
जी संजीव जी, जवाब दीजिए। आप महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह से संकल्प यात्रा जो है वो पूरी होगी, किस तरह से विजय आपके हाथ आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय संकल्प यात्रा का आरंभ किया है और हम अपनी पूरे 5 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जन जन के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने इस प्रदेश के लिए जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूत स्थिति में हम लेके आए हैं। हम बेरोजगारी को मात देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम जो जितनी योजनाएं बना रहे हैं, हमारी योजनाएं सभी दीर्घकालिक हैं और जी जो रोड जी संजीव जी, आपके पास हम वापस आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे वो खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो, जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा खटीमा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का आज शुभारंभ किया है। वहां पर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान केदारनाथ की भूमि पर, जहां पर इतना आपदा के बाद बहुत वहां पर नुकसान हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम भी आज 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर भगवान केदार की भूमि पर हो गया है। बद्रीनाथ को भव्य बद्रीश भगवान का स्थान बनाने का काम 250 करोड़ रुपए की धनराशि से हमारे भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर भी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जिस भगवान राम के बारे में, जिनके बारे में हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज उस भगवान रामलला का जो जन्मभूमि है वहां पर मंदिर बनाने का काम भी वहां पर प्रारंभ हो गया है। भव्य भगवान का राम मंदिर बन रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, सारे धार्मिक स्थानों का उत्थान का काम आज किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे आज सड़कों की बात हो, चाहे आज हाईवे बनाने की बात हो, सारे के सारे काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में आने वाले समय में हमको यहाँ पर एम्स की भी सुविधा मिलने वाली है। जिस एम्स के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, ऋषिकेश जाना पड़ता था, वो सारी की सारी सुविधा आपको अपने घर के पास मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि अभी टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उस टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को भी हमारी स्वीकृति प्रदान हो गई है। आने वाले समय में जल्दी ही हमको 155 किलोमीटर की यात्रा, बागेश्वर तक की यात्रा हम ट्रेन से कर पाएंगे। भाइयों बहनों, सड़कों के क्षेत्र की बात करें, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था आज से कुछ साल पहले कि हमको यहां से रुद्रपुर जाने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते थे। ऐसा लगता था कि जैसे हम सड़क पर गड्ढों पर नहीं चल रहे हैं। सड़क गड्ढों पर नहीं बनी है, बल्कि गड्ढे ही सड़क पर बने हैं। इस प्रकार का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि आपको रुद्रपुर जाना हो, आपको काशीपुर जाना हो, आपको हरिद्वार जाना हो, आपको देहरादून जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, आपको यहां से पिथौरागढ़ जाना हो, आपको चार धाम की यात्रा पर जाना हो, हर जगह पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले, बहुत सारी सौगात हमको देने वाले हैं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश की आन बान शान के लिए, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने किसी को झुकने नहीं दिया, उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, उसी प्रकार से आज एक देशभक्त के रूप में, एक राष्ट्रभक्त के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत के मान को पहचान रही है, भारत के सम्मान को पहचान रही है। आज शक्तिशाली भारत बन रहा है। भाइयों बहनों, आज चाहे सैनिकों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज सैनिकों का सम्मान हो रहा है। 40 सालों से रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन की योजना किसी के नेतृत्व में लागू हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो सैनिक हमारे काम करते हैं, -40 डिग्री तापमान में जो काम करते हैं, उनके लिए भी उनके बूट से लेकर उनके पहनने वाले कपड़े तक खरीदने का काम लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था। उस काम को भी अगर किसी ने पूरा किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, पहले के समय में जो सीमा पर तैनात हमारे जवान होते थे, अगर कहीं पार से गोली आती थी, दुश्मन की गोली आती थी, तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था कि ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा। तो खटीमा से आप सीएम धामी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। और देवभूमि के दंगल में इस वक्त एक छोटे से और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अपने मेहमानों के साथ चर्चा को जारी करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे, अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे, पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती होगी मैडम। 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी
अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए, अधिकांश की हमने जो है शासना देश निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। करते क्या, आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन अब विकल्प है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से ऐसी सरकार चल रही है जिसकी लोग ईमानदारी की कसम खाते हैं, जिसके काम करने की कसम खाते हैं। लोग कहते हैं कि 5 साल में इस सरकार ने जो करके दिखा दिया, पिछले 70 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में सरकारें रही, कोई नहीं करके दिखा पाया। 5 साल में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। 2015 में जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी थी, मकड़ी के जाने लगे रहते थे, टूटे फूटे बेंच पड़े रहते थे, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए। इतनी शानदार काम करके दिखा दिया। अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में करके दिखा सकते हैं तो 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के स्कूल इतने शानदार क्यों नहीं किए कि यहाँ के बच्चे शान से कह सके हम शानदार स्कूल में पढ़ते हैं? क्यों नहीं किया? अभी भूपेश भाई ने कहा विकास नहीं है। एक बात ऊपर तक, जहां तक आवाज जा रही है मेरी, जहां तक दिख रहा है, आप सबको कहना चाहता हूं, सहमत हो तो हाथ उठा के बताइएगा। विकास कभी अकेला नहीं आता, विकास हमेशा शिक्षा के पीछे चल के आता है। विकास की कोई और गाड़ी नहीं है, विकास केवल और केवल एजुकेशन के पीछे आता है, शिक्षा के पीछे आता है। सहमत है कि नहीं है? बिना शिक्षा के विकास आ सकता है क्या? तो पहले शिक्षा ले आइए, विकास की तो मजबूरी अपने आप पीछे पीछे चल के आना पड़ेगा उसको। आज दिल्ली में लोगों का विकास हो रहा है इसलिए क्योंकि वहां के स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलने लगी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पताल ठीक कर दिए, वहां पे भी दवाइयां नहीं मिलती थी, पहले डॉक्टर नहीं होते थे, एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, और मशीन होती थी तो काम करने के लिए ऑपरेटर नहीं होता था। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करके दिखा दिए। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, शानदार इलाज मिलता है। और केजरीवाल जी ने व्यवस्था कर दी कि दिल्ली के लोगों को, अगर कई बार तो उत्तराखंड से भी लोग जाते हैं, देश भर से लोग जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए, अगर दिल्ली के लोगों को किसी कारणवश किसी सरकारी अस्पताल में लाइन में लग के इलाज न मिल रहा हो कि भाई 1 महीने की डेट है, 2 महीने की डेट है ऑपरेशन की, तो केजरीवाल जी की सरकार उस आदमी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराती है, उसका खर्चा सारा सरकार उठाती है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाता है। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, 24 घंटे बिजली आने लगी, और देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। कितनी सस्ती, कितनी सस्ती, इतनी सस्ती कि दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं आजकल।
तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि कभी भी विकास अकेले नहीं आता बल्कि शिक्षा के पीछे आता है। हमने आपको डिप्टी सीएम दिनेश सिसोदिया को भी सुनाया, उसके पहले हमने पुष्कर सिंह धामी को भी सुनाया था, जहां पर वो भी बड़ी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि हम ही इस बार सरकार बनाएंगे और अपने उत्तराखंड का विकास करेंगे। और देवभूमि के दंगल में हम वापस चलेंगे, अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से अभी अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। संजीव जी से हम बात कर रहे थे, हम उनसे सवाल का जवाब दे रहे थे कि किस तरह से वो इस बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। क्या वाकई में जो विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है वो संकल्प क्या वाकई उनको 2017 की विजय दिला पाएगा? संजीव जी बताइए किस तरह से। देखिए, हम लगातार चर्चा पर आने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी पार्टियों के जो नेता हैं, जो महानुभाव हैं, वो सब रैलियों का दौर चल रहा है क्योंकि जीत के लिए ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, तो उनकी भी बात सुनना बहुत जरूरी था। अभी हमने सुना जहां पर पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे थे कि हम विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और विजय हमारी ही होगी, तो किस तरह से होगी? संजीव जी बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजीव जी, आपकी आवाज हम तक फिर से नहीं पहुंच रही है, आप अपना फोन अनम्यूट करें। हो गया? जी 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 जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जो आयुष्मान योजना हमने उत्तराखंड के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे उसमें बिल्कुल लेमैन हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे बिल्कुल धनी वर्ग हो, हमने किसी को भी उस आयुष्मान योजना से छोड़ा नहीं है, बल्कि सबको जोड़ा है। सभी वर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। कोरोना काल में जो हमारा युवा वर्ग था, जो अपनी परीक्षाएं देने में जिनको थोड़ा जो ओवर एज होने जा रहे थे लोग, हमने उन सब का ध्यान करते हुए आयु सीमा में 1 वर्ष की उसमें एक तरह से बैकलॉग दिया है। हमने एक आयु सीमा 1 वर्ष कम गिनी जाएगी। उनकी जो परीक्षा शुल्क है उसको 0 किया है, उसको परीक्षा की जो फीस होती है उसको निःशुल्क किया है। हमने कोरोना काल में जितने भी अपना मजदूर वर्ग था, निर्धन वर्ग था, 80 करोड़ लोगों को लगातार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी, जो आगामी मार्च तक जारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का वो जाल हमने उत्तराखंड के अंदर बिछाया है, जिसके दूरगामी परिणाम आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। जो नेशनल हाईवेज का हमने निर्माण किया डबल इंजन की सरकार के द्वारा, वो केवल उसको हम आवागमन का साधन ही ना माने, बल्कि एक लाइफलाइन बनने जा रही है। और आप उसको देखिएगा, आने वाले समय में हमारा जो धार्मिक पर्यटन है, श्रद्धालु जितने हमारे बाहर से आते हैं, उनकी संख्या में कई गुनी ज्यादा वृद्धि होने वाली है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे होटलियर्स का बिजनेस बढ़ेगा। जी संजीव जी, देखेंगे कि आखिर विजय संकल्प की यात्रा जो शुरुआत की गई है भाजपा की ओर से, वो कितनी ज्यादा सही साबित हो पाती है और कितना उत्तराखंड की जनता का दिल जीत पाती है। हमारे साथ उमा जी लगातार बनी हुई है। उमा जी, अभी हमने कुछ देर पहले ही सुना कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आपकी पार्टी के हैं दिल्ली के, वो कह रहे थे कि विकास कभी भी अकेले नहीं आता, शिक्षा हमेशा उसके साथ आती है, उससे पहले चलती है। तो ये बताइए, दिल्ली में शिक्षा मॉडल आपका जो था, दिल्ली के स्कूलों की तारीफ होती है हर जगह पर, क्या अगर उत्तराखंड में आप अगर आते हैं तो क्या पूरी तरह से दिल्ली मॉडल को ही लागू करेंगे? किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी भी लगातार जो दौरे हैं, जो रैलियां हैं, उनका दौर शुरू कर चुकी है, ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, कांग्रेस की पोल खुल अभियान की शुरुआत हुई है, आप किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं? देखिए, मैं मनीष सिसोदिया जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। शिक्षा किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए पहला स्तंभ होता है कि हमारे छोटे बच्चे जो आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे, और हम बड़ी बड़ी बातें अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि यही होंगे कल हमारे नेता बनेंगे और यही देश को आगे लेकर जाएंगे। अगर हम उन्हीं बच्चों पर
एक सही मतलब उनको शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वही देखिए 70 साल में आज हिंदुस्तान की हालत क्या है। कहने के लिए हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो युवा आबादी है, लेकिन आप ये देखिए ये जो युवा आबादी है हाथ जरूर है लेकिन वो उतनी स्किल्ड आबादी नहीं है। आप ये देखिए बहुत सारे बच्चे जो हमारे इनसे जो ITI वगैरह खुले हुए हैं यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनको लेते नहीं है, वो कहते हैं कि स्किल्ड लेबर नहीं है और इन्होंने तो ऐसी डिग्री हासिल कर ली। मतलब मेरा कहने का यह है कि जब तक हम अपने बच्चों को रोजगार परक शिक्षा नहीं दिलाएंगे और बेहतर शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक हम अपने देश के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास की बात नहीं कर सकते। एक अमीर व्यक्ति का बच्चा तो एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो कम कमाता है 18-15,000 8,000 10,000 रुपए कमाता है, तो क्या उसके बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? उनके बच्चों को भी आवश्यकता है क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक है। तो जो कोशिश आज केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हमारे दिल्ली में कर रहे हैं, और एक धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जब ये बच्चे भी जो वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं जब ये भी अच्छी तरह से शिक्षित होकर बाहर निकलेंगे तो देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ये बिल्कुल यानी दिल्ली मॉडल आपकी ओर से भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अपनाया जाएगा। एक सवाल मैंने आप सभी की बात सुनी, बीजेपी, कांग्रेस और आपकी। अब यूकेडी के पास चलेंगे, पीसी थपलियाल जी हैं। पीसी जी आप ये बताइए, अभी हमने सबकी बात सुनी, सब यही कह रहे हैं, देखिए बीजेपी की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जो दूरदृष्टि है उसके उस पर आगे काम चल रहा है, कांग्रेस भी यही कह रही है। मतलब यानी कि शीर्ष नेतृत्व का जो एक मुद्दे हैं वो ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो सिर्फ उत्तराखंड के और उत्तराखंड के ही वो हैं, उनके बारे में सबसे पहले नहीं सोचना चाहिए। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गैरसैंण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब को लेकर ये सारे दल बात क्यों नहीं करते? सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब से कुछ देर पहले मैं सुन रही थी जहां पर सीएम धामी कह रहे थे कि राम मंदिर की वो बात कर रहे थे, अभी कुछ खटीमा से हमने उनको सुना। तो यानी उत्तराखंड में भी राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे जाएंगे? देखिए, जब शुरू में आज जब हम बच्चे थे तो उस समय राजनीति आगे आगे चलती थी और मीडिया उसके पीछे चलता था जी। लेकिन आज मीडिया आगे आगे चलता है, राजनीति उसके पीछे। ये मीडिया का पल्लू पकड़कर राजनीति कर रहे हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर की जो वक्तव्य हो रहा है वो वक्तव्य कहां से हो रहा है? एकलव्य विद्यालय एक एनजीओ का विद्यालय है। कल इनको गाड़ियां किसने दी? इनकी पुलिस को 21 गाड़ियां हंस फाउंडेशन ने दी। जो सरकार एनजीओ के पल्लू पकड़कर आगे बढ़ रही हो उसके लिए विकास की बात, जमीनी विकास की बात एक दिव्य सपना है। इसलिए इन्होंने तमाशा की राजनीति शुरू कर दी है, और उस तमाशा की राजनीति में भी मदारी ये दिल्ली से ला रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का स्तर इतना गिर चुका है कि इनका जो नड्डा साहब इनके स्टेट का प्रचार करेंगे इनके विकास का कि इन बच्चों ने इस राज्य में क्या किया है। आप ही देखिए कि अनुराग ठाकुर कल वहां पिथौरागढ़ से शुरू करेंगे वो तमाशा जो ये करने जा रहे हैं। ये तो दीगर बात है कि एटलीस्ट हम बड़े खुश हैं कि कांग्रेस स्थानीय नेता के बूते इन राष्ट्रीय नेता जो बाहरी इंपोर्टेड नेताओं के खिलाफ कांग्रेस अपने दिग्गज अपने हरीश रावत के बूते लड़ रही है। ये ठीक है, लेकिन बात यही है कि दोनों ने 10-10 साल इस राज्य में राज्य कर लिया है, खूब धन कमाई की है इनके नेताओं ने, दोनों दलों के नेताओं ने। इसलिए उस धन को ये चुनाव के टाइम में इतना फूंकते हैं कि धुआं ही धुआं होता है और ईमानदारी और सच्ची राजनीति कहीं नहीं दिखती। जहां तक शिक्षा का सवाल है, जो आज लोग हमें दुआई दे रहे हैं शिक्षा की, उनको ये नहीं मालूम कि इस उत्तराखंड ने कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे दून स्कूल जैसे क्या हमारा हम तो पूरे हिंदुस्तान में एक हब है एजुकेशन की, और उस एजुकेशन की हब को कोई एक सरकारी स्कूल दिल्ली शहर का हमें चैलेंज करेगा। हमारे जो गुरु राम राय का स्कूलों की चैन इस उत्तराखंड में फैली हुई है, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, उसका कोई नाम नहीं लेता। ये कमजोर नेता कांग्रेस भाजपा के अब अपने राज्य की जो शक्तियां हैं, मूल शक्तियां, उनको भी भूल चुकी हैं कि इस राज्य की शक्तियां इतनी अपार हैं कि पूरे विश्व का हम गुरु बनके, विश्व की एक ताकत बनके, विश्व को पर्यावरण के हम सबसे बड़े संरक्षक बनके, पूरे दुनिया के हम हिमालय हमारे पास है। लेकिन इन बौने नेताओं को कुछ नाचना, इन्होंने राजनीति को तमाशा बना लिया है।
ये जो अभी आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल में ठीक बोला था ममता जी ने, खेला हो गया खेला। यहाँ भी उत्तराखंड में मैडम खेला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, वक्त बताएगा खेला होबे कि ना होबे। जी, संजीव जी के पास हम आते हैं, संजीव जी से जवाब लेते हैं। संजीव जी, देखिए किस तरह से पोल खोलने पर सभी पार्टियां जो हैं वो आपकी लगी हुई, क्योंकि फिलहाल आप सत्ता में विराजमान है, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का एक अलग सिनेरियो रहा है, क्या इस बार वो मिथक टूटेगा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये मिथक टूटेगा? क्योंकि इस बार आप भी जो है वो लाइन में लग चुकी है। कैसे ये संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसमें संकल्प पूरा कैसे होगा, क्योंकि पोल तो लगातार खुलती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, हम अपने विकास के लेकिन संजीव जी थोड़ा सा और कहना। हाँ, सुनूंगी आपकी पूरी बात सुनूंगी, आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, आप पूरा जवाब अपना दीजिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सुना था सीएम धामी को, सीएम धामी राम मंदिर की बात कर रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा यूपी में ही इतना ज्यादा उछाला जाता है, वहां पर ही वोट उनको मांगने दीजिए ना, कम से कम उत्तराखंड के मुद्दे तो बीजेपी कम से कम उठाएगी ना अपनी रैलियों में, या फिर अब वही बड़े मुद्दे उठाकर उत्तराखंड की जनता को भी लुभाया जाएगा? विकास का मुद्दा हम एक प्रायोरिटी से रख रहे हैं। विकास क्योंकि हमने किया है तो हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है और हमको बताना भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने किया है और हम उसको बता रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी विजय संकल्प यात्रा चल रही है उसमें हम जनता के सुझाव भी मांग रहे हैं कि आने वाली जो हमारी जब हम इसको पुनः सत्ता में हम वापसी कर रहे हैं 2022 में, तो उसमें हम आपके लिए और बेटरमेंट के लिए हम और क्या कर सकते हैं, जनता के सुझाव मांग रहे हैं। जनता और क्या अपनी तरफ से बेटरमेंट के लिए क्या सुझाव दे सकती है, हम सबके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक बात रही कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और हमारे यूकेडी के भाई, आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं प्रकाश जी, जैसा आपने बोला कि उत्तराखंड सदा से ही एजुकेशन का हब रहा है। वाकई उत्तराखंड एजुकेशन का हब रहा है और पूरे देश के विदेशों से लोग एक एजुकेशन के नाम पर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते रहेंगे। और चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे प्राथमिक जितनी शिक्षा होती है, एक से एक अंग्रेजी स्कूल हमारे पास हैं, आध्यात्मिक स्कूल हमारे पास हैं, योगा के केंद्र हमारे पास हैं। देवभूमि और देवभूमि, जैसे अभी आपने मैडम, जैसे अभी आपने कहा राम मंदिर की बात, तो ये देवभूमि है। देवभूमि में हम राम की बात नहीं करेंगे तो क्या शाहीन बाग की बात करेंगे? आप बताएं। नहीं, राम की बात कीजिए, आप राम की बात कीजिए, सभी भगवानों की बात कीजिए, लेकिन हम बताते हैं ना कि क्योंकि भगवान को भी कई बार हमने देखा है ना, राजनीति में तो भगवानों को भी नहीं छोड़ा गया। बात करना और राजनीति में वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल करना, दोनों के अलग मतलब है ना। मैडम देखिए, हम राम के अनुयायी हैं। हम राम को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। आज से पहले कांग्रेस पार्टी हमेशा एक नारा देती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने मंदिर भी बना दिया है और तारीख भी हमने सबके सामने घोषित कर दी है। अमुक तारीख को हम इसका उद्घाटन भी करेंगे। कार्य जोरों से चल रहा है और आज उन सब लोगों के मुख पे एक बड़ा हरिसन का ताला लगा है जो इस तरह की बातें करते थे। और उसमें विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति आज तक करती रही है, जो दिखावे के लिए, जब उसको दिखाई दे रहा है कि हमारी जमीन खिसकती जा रही है, आज कोट के ऊपर, स्वेटर के ऊपर जनेऊ डाल के अपने आप को हिंदू साबित करने में आप लोग तुले हुए हैं। हिंदुत्व और हिंदू खाली दिखावा करने से नहीं होता, दिल से होता है। हमारे दिल में प्रेम है, प्यार है और हमको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस की तरह। कांग्रेस जैसा
ठीक है संजीव जी, हम देखेंगे कि ये संकल्प जो आपका है वो कितना पूरा होता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। बीना जी के पास हम चलते हैं। बीना जी, राहुल गांधी की भी हमने रैली देखी थी जो हुई थी उत्तराखंड में, उसमें मंत्रोच्चार भी हुआ, शंखनाद भी हुआ, वो सब कुछ हुआ जो पहले हमें कभी दिखाई नहीं दिया था। एक तरफ आप पोल खोल अभियान की कल से शुरुआत कर रहे हैं, हरदा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पोल किन मुद्दों को लेकर आप खोलेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? हम वो यहां पर जानना चाहते हैं कि बीजेपी की ओर से आपको लगता है कि इन मुद्दों की पोल खोली जानी चाहिए। आपको ये भी नहीं लगता कि पोल खोलने के साथ साथ आपको अपना जो एक पैटर्न होगा वो भी बताना चाहिए कि हम अगर सत्ता में आते तो हम क्या करेंगे? मतलब क्या निशाना सिर्फ बीजेपी की कमियां निकालना है या अपनी अच्छाई को बताना भी है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से आज भाजपा सरकार अपनी विजय संकल्प यात्रा निकाल दी है, मैं तो सबसे पहले भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि कौन सी विजय? हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, ये आपकी विजय है? हमारे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित है, क्या ये आपकी विजय है? हमारे प्रदेश में महंगाई की चरम पर है देश में, क्या ये आपकी विजय है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप विजय संकल्प यात्रा निकालना चाहिए। बीना जी, महिलाओं के लिए एक इतना बड़ा कार्य हमारी सरकार ने किया है, जो पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबर का एक अधिकार दिया है, जो आज तक नहीं था। आप महिला की बात करती हैं, महिलाओं के लिए हमने काम किया है। एनजीओ जो 5 लाख रुपए तक का ऋण हम दे रहे थे, उसमें हम 40% की सब्सिडी दे रहे हैं। आपके ही भाजपा सरकार में जिस जगह पे नेत्र विहीन लड़कियां रहती हैं, उस जगह पे उन बच्चियों के साथ में रेप कांड हुए हैं। आप कहते हैं फिर भी हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ, जहां हमारी महिलाएं सुरक्षित थी तो आप महिलाओं के लिए कुछ कर लीजिए। जब महिलाएं सुरक्षित थी मैडम अपना महिला सुधार गृह का कांड भूल गई हैं क्या आप? आपकी सरकार में आप ही की सरकार में हुआ था, भूल गई हैं क्या? आप भूल गई हैं क्या? बनाएंगे, हमने कहा आपका काम केवल झूठ बोलना। आप पोल खोल की बात कर रही हैं। अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की पोल खोलिए, जिन्होंने कैमरे के सामने बोला था आप करोड़ों रुपया कमाइए, मैं आंखें मूंद लूंगा। काम आप करते हैं, खोलिए ना उनकी पोल। अवैध खनन भूल गए आप अगर नहीं आप कह रहे हैं तो आप उसको आपने कहा आप प्रूफ करके दिखाइए ना। बीना जी, आप अपने मुद्दे बताइए कि आप कौन से मुद्दे उठाएंगे और किन मुद्दों पर अपनी पोल खोलेंगे। संजीव जी, आपकी बात हमने सुनी, अब बीना जी को बोलने का मौका दीजिए। जितने सारे धरने पे बैठे हैं, सारे हड़ताल पे बैठे हैं जी, और फिर वो भी क्यों अवैध खनन के खिलाफ आप हमारी बात करते हैं? आपके खुद के शासनकाल में देखिए ना, आपके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो आज आपके शासनकाल में हो रहा है। आज देखिए, आप न्यूज पढ़ लीजिए, टीवी चैनलों में देख लीजिए, आज भी अवैध खनन के खिलाफ हमारे जितने भी हमारे उधम सिंह नगर से लेकर के हमारे गौला के लोग, सारे लोग आज भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं और गौला बंद हुई है आपके शासनकाल में। वो भी आप बात कर रहे हैं मैडम, पूरे कांग्रेस के शासनकाल में यमुना नदी का एक कोने पर अवैध खनन हुआ करता था, और यमुना का दूसरा कोना जो हिमाचल से लगता है, वहां पर कंटिन्यू गवर्नमेंट को राजस्व जा रहा था। मैडम उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैडम उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। यमुना नदी का एक कोना हिमाचल को टच करता है, एक कोना उत्तराखंड को टच करता है। उत्तराखंड में अवैध खनन करवा रहे थे हरीश रावत जी, और हिमाचल गवर्नमेंट वो इतना बड़ा राजस्व अपने सरकारी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मैडम आपको भ्रष्टाचार की बात करना आपका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। नैतिक आप उत्तराखंड की बात करिए, आप अवैध खनन की बात करें, आपके उत्तराखंड में सारे अवैध खनन के खिलाफ में आप हमारे पूरे देखिए खनन व्यवसायी जितने भी हमारे सारे धरने पे बैठे हैं, रोज धरना चल रहा है उनका। आप देखिए इतनी ठंड के बावजूद सारे लोग इतने धरने पर बैठे हुए, रोज धरना प्रदर्शन चल। क्यों? क्योंकि आपके समय पे सिर्फ भी अवैध खनन चल रहा है, इसलिए। झूठ बोलना ना स्वभाव बन गया है कांग्रेस पार्टी का।
बहुत ही बेहतरीन नूरा कुश्ती का प्रदर्शन सिर्फ नूरा कुश्ती जनता को बरगलाने के लिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। उमा जी के पास हम चलेंगे। आप दोनों की बात हमने सुन ली है। हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी अभियान की शुरुआत हरदा कल से करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल पोल खोल अभियान की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। हम देख रहे हैं किस तरह से बीना जी जो है वो हमला करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उमा जी के पास चलते हैं। उमा जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं को कहना चाहती हूँ, इतना बड़ा कांड आज महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस के एक विधायक ने पूरे देश की महिलाओं का क्या पूरे विश्व की महिलाओं का अपमान किया, और बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द नहीं मिल रहा। बात करते हैं आप लोग राम मंदिर। अरे भाई, आप इस देश की सीताओं की इज्जत तो बचा लीजिए। कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि उनके साथ अपराध हो रहा है तो उसका एंजॉय करना चाहिए। क्या इस बारे में कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बार भी बात की? आप अवैध खनन की बात करते हैं, आप गैर संयम की बात करते हैं, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इतना ठीक है संजीव जी, हम चर्चा को वापस जारी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और देखेंगे कि किस तरह से विजय संकल्प यात्रा जो बीजेपी की है वो पूरी हो पाती है, किस तरह से विजय का संकल्प बीजेपी पूरा कर पाती है, और वहीं कांग्रेस के पोल खोल अभियान का क्या होता है। चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाबियों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। 2 किलोवाट तक ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਭਰੇਗੀ। 2 किलोवाट तक लोड वाले खपतकारां ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ₹1.19 प्रति यूनिट। 7 किलोवाट लोड तक मौजूदा घरेलू बिजली दरां विच ₹3 प्रति यूनिट ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ। सरकार ने जिते सब दे दिल, सस्ती बिजली ते कट बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलेंगे यूकेडी के वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल के पास। आप बताइए पीसी जी कि हम लगातार सुन रहे सभी नेताओं को एक दूसरे की पोल लगभग सभी खोल रहे हैं। भले ही अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने की हो, लेकिन पोल खोलते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए उत्तराखंड की जनता किसे अपने इस बार सिरमौर पर बैठाएगी? कौन किसे चाहती है उत्तराखंड की जनता? जनता
तीसरा विकल्प चाह रही थी, लेकिन ज्यों ज्यों नजदीकी चुनाव आ रहे हैं त्यों त्यों उनको लगभग ऐसी फोर्स नजर नहीं आ रही है जो वास्तव में इन दो दलों का मुकाबला मजबूती से कर सके। ऐसा मेरे को व्यक्तिगत अनुभव के तहत मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज की राजनीति में जिस तरह से अभी अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आप नूरा कुश्ती यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा था कि वो वही नेता, इनकी सरकार देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार में 5 कांग्रेसी मंत्री हैं और कोई कल्चर, कोई सवाल विचारधारा के मुताबिक जैसे पहले पार्टियां चलती थी वो खत्म हो चुका है। अब तो केवल सत्ता के भूख के आगे क्या बोलूं, ऐसे लड़ रहे हैं। तो इसलिए इनकी लड़ाई को निश्चित रूप से अब जनता देखने के लिए विवश हो चुकी है, क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरह से दोनों, एक जो अभी पहले मोदी जी आए, मोदी जी ने यहाँ भीड़ जुटाई रिस्पेक्टिव ऑफ कोरोना काल के दौरान कोई भी हो, उसके बाद अभी साहब आ गए हमारे राहुल गांधी जी ने उनसे बड़ी भीड़ जुटा दी। अब समस्या ये हो गई है, भीड़ तंत्र की लड़ाई में उलझा हुआ उत्तराखंड की राजनीति उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से बहुत दूर जा चुकी और जनता दिवस चौराहे पे खड़ी ये हताश है, उसको नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम क्या करें। निश्चित रूप से इतने प्राकृतिक संसाधनों का धनी ये राज्य आज इन लोगों की मिसमैनेजमेंट का शिकार हो चुका है और इसलिए जो योग्य लीडरशिप आगे आनी चाहिए थी वो इस धुएं में बिल्कुल नहीं आ पा रही है, लोगों को उलझाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल पीसी जी, माफ कीजिएगा आपकी बात को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, हमारे पास समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और देवभूमि के दंगल में शामिल होने के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। करें सारे के सारे ऐसे काम, चाहे हम आज जो हमारा हवाई अड्डा है देहरादून का, उस हवाई अड्डे की विस्तारीकरण की बात करें या पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें या कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कों की बात करें, दिल्ली को जाने वाली सड़कों की बात करें, चारों दिशाओं में तेजी से काम हुआ है। और एक मैं सच बताऊं तो हमारे यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका जिस प्रकार से उत्थान हुआ है वो समूचे भारत में आज इस बात की चर्चा है। और उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, मोदी जी के काम को जानते हैं, मोदी जी का यहाँ से कर्म और मर्म का रिश्ता है। हम लोग उन्हीं के निर्देशन में, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो योजनाएं प्रारंभ की हैं उसमें बहुत सारी योजनाएं अभी हमने शुरू की हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास किए हैं उन सभी के लोकार्पण की तरफ जा रहे हैं। हमने वात्सल्य योजना यहाँ पर शुरू की है अभी नए में, महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, नौजवान युवाओं के लिए हमने 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और साथ में एनडीए और सीडीएस और लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपये सहायता राशि की हमने व्यवस्था की है। साथ में 1 साल हमने आयु सीमा बढ़ाई है। सारे परीक्षा शुल्क हमने निःशुल्क किए हैं कोरोना महामारी के कारण से और 6 लाख के लगभग लोगों को सीधे डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खातों में सीधे पैसा जमा करवाया है। साथ में अभी हम 2.5 लाख छात्रों को 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेज में और पढ़ने वाले सभी को हम मुफ्त में टैबलेट डीबीटी के माध्यम से उनको देने वाले। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं, हम वो जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। आज कुछ दल ऐसे भी हैं जो कभी आज सैनिकों का अपमान करते थे, जनरल रावत को गली का गुंडा कहते थे, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते थे। आज ऐसे लोग भी राजनीति के चक्कर में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, उत्तराखंड की जनता बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए हमारा विजय का संकल्प, विकल्प रहित संकल्प हमारा पूरा होगा। उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है 60 सीट आपके बाद 60 पार का नारा जो दिया है वो बिल्कुल? हाँ, निश्चित रूप से इस बार हमारी जो हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, उसको हम निश्चित रूप से जो है प्राप्त करेंगे।
तो हरिद्वार से सीएम धामी को आपने सुना, जहां पर वो कई बड़ी बातें करते हुए दिखाई दिए। साथ ही विजय संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि हम जरूर ही इस संकल्प को पूरा करेंगे। और आज देवभूमि के दंगल में भी हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे और देखना होगा कि क्या विजय संकल्प यात्रा वाकई में बीजेपी को विजय दिला पाएगी और क्या पोल खोल अभियान से वाकई कांग्रेस बीजेपी की पोल खोलने में समर्थ हो पाएगी। और फिलहाल आज देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। क्या कुछ होगा उत्तराखंड की देवभूमि में, ये तो आने वाला वक्त और जनता ही साफ कर पाएगी। फिलहाल देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की